हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि आज का जो चैप्टर है ध्वनि फिजिक्स का ही एक चैप्टर है ध्वनि, इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे सबका निपटारा किया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर किया करिए यार। आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, क्वेश्चन नहीं अच्छा रहता है क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो ज़बरदस्त लाया जाता है यार, पूरा देख कर जाइए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखेंगे सिर्फ वन लाइनर दिखेंगे। आप बोलेंगे तो एमसीक्यू का भी प्रश्न आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए सर एमसीक्यू का भी प्रश्न लाइए, तो जरूर लाया जाएगा उसको। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो बना दिए गए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी की, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर। जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी बुक ही, बायोलॉजी की तो पूरी बुक ही खत्म कर दिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अतितीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसके नियंत्रण करती है। आगे देखेंगे साथियों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वह कितना है? तो 95 डेसिबल होता है। आगे देखेंगे प्रिय साथियों, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। कौन सी ऐसी तरंग है जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती मेरे भाई? तो वह पराश्रव्य तरंग है, याद रखेंगे। पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे। गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों का उत्पन्न किया। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं प्यारे साथियों? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। घटना उदाहरण है तो डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होगा, ठीक है, शोरगुल होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या है। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, अवरक्त तरंग का, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगा? तो लोहा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो अनुनाद का। किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। अनुनाद का उदाहरण है। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा व्यतिकरण का कारण है। व्यतिकरण मेन इसका मुख्य कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदमों से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का क्या होता है मेरे भाई? खतरा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण ही। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं तो डॉपलर प्रभाव ही कहते हैं। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव ही कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बहुल परावर्तन पर कार्य करता है।
अगर मज़ा आ रहा हो प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सोनार। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग में से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो याद रखेंगे आप, इसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 664 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आसान था। बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह सोनोग्राफी होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि है। यदि VA, VV, VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो याद रखिएगा जो वायु होगा उसका सबसे क्या होगा, कम होगा, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आपका, तो इस्पात का हो जाएगा। फिर बीच में क्या रहेगा, तो जल रहेगा। ठीक है। ध्वनि नहीं गुजर सकती किसमें, तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार कहलाता है। आगे देखेंगे प्रिय साथी। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करता है? तो पराश्रव्य तरंग पैदा करता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? इसका कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का न होना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए उस पर हम लोग दो व्यक्ति आपस में बात नहीं सुन सकते। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। याद रखेंगे। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो भी ध्वनि की चाल होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी प्यारे साथियों। तो क्या बात समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। देखिए क्या यहाँ पर है। स्टील वायु निर्वात तथा जल में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो स्टील में करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में सबसे कम होता है। तो ध्वनि का जो चैप्टर था इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसका हम लोग आज निपटारा कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों आप शेयर करने का कष्ट करिएगा। चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक भौतिकी के एक चैप्टर के साथ। काफ़ी मस्त है, काफ़ी शानदार है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।